Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आजकल जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी, जिसे उर्दू में कहते हैं बांझपन। अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन, हर 7 में से एक कपल ऐसा होता है जो इस सिचुएशन को फेस करता है और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है कोई भी हो सकता है, मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर भी। इनफर्टिलिटी कपल्स की इन्वेस्टिगेशंस के रिज़ल्ट में ये देखा गया है कि तकरीबन जो मेल फैक्टर्स हैं फॉर दिस इनफर्टिलिटी, उनकी रेशो बनती है 30%। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेल इनफर्टिलिटी की जो रेशो है वो बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक साइंटिफिक पेपर पढ़ने का इत्तफाक हुआ जिसमें एक रिसर्च के मुताबिक ये लिखा हुआ था कि आज से 50 to 80 ईयर्स एगो, मतलब ये कि 50 से 80 साल पहले मर्दों में जो स्पर्म काउंट था, आज के दौर में उसका 50% रह चुका है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक। उसके अलावा ये है कि एक्सरसाइज का कोई इतना ट्रेंड नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि इनफर्टाइल कपल के लिए ज़रूरी होती हैं, और उसमें मैंने आपको ये बताया कि मेल्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन, जिसे कहते हैं सीमन एनालिसिस। वो करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और ये मेल इनफर्टिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप होता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट से हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं कि हम इस मेल इनफर्टिलिटी को डील कर सकें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, क्योंकि अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेल इनफर्टिलिटी। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सीमन एनालिसिस। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं कि सीमन एनालिसिस से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे पहले इसके मुतालिक कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपने इस टेस्ट को करवाना है, आपके जो है एक गैप होना चाहिए अपनी वाइफ से तकरीबन 3 से 7 दिन का। ये 3 to 5 भी कहा जाता है, बट टोटल लिमिट जो है वो है 3 days to 7 days। सेकेंड नंबर पे ये है कि आपने एक बहुत ही अच्छी वेल रेप्यूटेड जो लैब है, आपने ये टेस्ट जो है वहाँ जाके करवाना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो लोग घर से ये सैंपल लेके जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चेंजेस भी आ सकती हैं जो कि इस रिपोर्ट के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप ये सैंपल किसी अच्छी वेल रेप्यूटेड लैब में जाके दें। थर्ड नंबर पे ये है कि आपने जो है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ड्राई स्टीर ऑयल और खुले मुंह वाला जो कंटेनर है वो यूज़ करना है, ताकि आप जो फुल क्वांटिटी ऑफ सीमन है उसको केयरफुली कलेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर ये क्वांटिटी जो है वो लेस दैन 2 to 5 ml से होगी तो उसकी फ़र्दर बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसलिए केयरफुल कलेक्शन ऑफ फुल सीमन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि हो सकता है कि आपके डॉक्टर भी आपको इसका नहीं कहेंगे, वो ये है कि जब भी आप इस सैंपल के लिए जाएंगे, आपने आफ्टर दिस सैंपल आपने एक यूरिन एनालिसिस का भी सैंपल जो है वो सेम लैब में दे देना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन, मतलब जो सीमन है वो बैक टू ब्लैडर मसाना की तरफ भी चला जाता है, जिसके नतीजे में बहुत कम क्वांटिटी जो है सीमन की वो बॉडी से बाहर आती है। तो ये जो यूरिन सैंपल है ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि इसमें स्पर्म्स नज़र आ जाते हैं और ये रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन प्रोसेस को भी कंफर्म कर देता है और फिर फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो इस लिहाज से की जा सकती है। ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टेस्ट। अब हम ये देखते हैं कि जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाती है
तो उसमें से हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं। सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें WHO ने इन 2010 में एक क्राइटेरिया सेट किया था जिसको अब तक फॉलो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर सीमन वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल होता है 2 to 5 ml, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है 1.5 ml, जिसका मतलब है कि ये लोएस्ट नॉर्मल लिमिट होगी। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि नंबर ऑफ़ स्पर्म्स कितने होने चाहिए, उसमें उनकी जो मोटाइल हैं उनकी नॉर्मल लिमिट क्या है, कितने स्पर्म ज़िंदा होने चाहिए और कितने परसेंट जो हैं वो नॉर्मल इन शेप होने चाहिए। देखिए अपनी रिपोर्ट को, तो उसमें 2 तरह का एग्जामिनेशन लिखा होगा। एक होगा फिज़िकल एग्जामिनेशन और सेकेंड नंबर पे होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में फौरी तौर पे क्या चीज़ें होती हैं, जैसे नंबर 1 है वॉल्यूम, और वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उसकी जो रेंज है वो होनी चाहिए 2 to 5 ml। अब अगर आपकी रिपोर्ट में ये वॉल्यूम जो है वो लेस देन 1.5 ml आ रहा है तो इसकी जो रीज़न मेन बनती है, एक तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन, उसके अलावा ये भी इंडिकेट होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसके बारे में मैं आपको शॉर्टली सा बता दूं कि इसमें टेस्टिस के अंदर तो बन गए स्पर्म, उसके साथ साथ इसमें स्पर्म डक्ट जिसको आप ट्यूब्स भी कहते हैं उसके थ्रू ये मूव होते हैं और पहुंचते हैं यूरिथ्रा तक, जहां से ये बॉडी से आउट हो जाते हैं। और जो सीमन का जो एक वॉल्यूम बनता है वो बनाते हैं कुछ ग्लैंड्स जो कि पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके अलावा है एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होती हैं जो कि एक न्यूट्रिएंट्स फूड देती हैं स्पर्म को। तो ये सारे ग्लैंड्स जो हैं मिल के जो बल्क होती है, मतलब सीमन वॉल्यूम जो है वो तैयार करते हैं। तो इनमें अगर ग्लैंड्स अपनी एक्टिविटी अपना काम सही नहीं कर रहे तो भी जो सीमन वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है तो ये शो करता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर सेक्रीशन, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे कि कलर ऑफ द सीमन, जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है वाइटिश ग्रे। इसलिए अगर किसी भी किस्म की चेंज इन सीमन कलर आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो येलो या ग्रीन कलर का है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन जो है वो इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया है। और अगर ये रेड कलर का हो रहा है या इसमें ब्लड स्टेन टच आ रहा है ब्लड का, तो इसका मतलब होता है कि सेमिनल वेसिकल्स में ख़ास तौर पे ब्लीडिंग हो रही है। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मेंशन होता है लिक्विफेक्शन टाइम। होता क्या है कि सीमन एक जेल फॉर्म में थिक सा होता है और एक ख़ास टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है जिसमें ये बिल्कुल वाटरी थिन पानी की तरह का हो जाता है। तो ये जो टाइम लिमिट है ये एक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कहीं मेंशन किया गया है कि 15 मिनट टू 30 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस होना चाहिए, जो कि नॉर्मल कंसीडर होता है। लेकिन नाइस गाइडलाइन ने ये मेंशन किया है कि अगर ये टाइम पीरियड लेस देन 1 आवर, मतलब लेस देन 60 मिनट भी है, तो आप इसको भी नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट में ये भी देख सकते हैं कि आपका ये जो लिक्विफाई होने का टाइम जो है वो कितना है। फोर्थ नंबर पे मोस्टली मेंशन किया जाता है विस्कोसिटी। ये होता है कि इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सीमन जो है वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसका भी एक नॉर्मल रेंज में रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत ही थिन है, ठीक है, तो ये शो करता है कि हो सकता है इस यूरिन की जो है कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि यूरिन मिक्स हो रहा है इस सीमन में, ठीक। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो ये भी अब नॉर्मल में आ जाता है, क्योंकि जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है टूवर्ड्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे मेंशन किया जाता है कि पीएच जो है वो सीमन की कितनी है। तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.2 to 7.8।
पीएच का विद अ नॉर्मल रेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल रेंज से बढ़ चुकी है तो ये इंडिकेट करती है कि अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है। लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज से कम है, लेस देन 7.2, तो ये फिर ये शो करती है कि इसके अंदर जो है हो सकता है कंटेमिनेशन विद यूरिन, कि सीमन में यूरिन भी मिक्स हो चुका हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी पीएच कम हो गई है। या ये कि जो सिंपली प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन सबसे ज़्यादा है इसमें, जो कि इस लो पीएच का बायस है। बिल्कुल इसी तरह जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल सीमन में नहीं पाए जाते, नील होते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में ये नज़र आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करेंगे कि किसी किस्म की या तो अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर ये कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट लगी है जिसके नतीजे में कोई थोड़ी बहुत अंदर ब्लीडिंग हुई है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये पार्ट ऑफ द नॉर्मल सीमन होते हैं, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। लेकिन अगर इनका नंबर ऑफ WBCs हाई हो गया है तो ये इंडिकेट करते हैं किसी इन्फेक्शन को। जैसा कि मैंने बताया कि इवन ये सीमन का कलर भी चेंज कर देंगे, वो येलो हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव WBCs, जिसे आप पस सेल भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट में फ्रुक्टोज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि स्पर्म्स के लिए जो फ्रुक्टोज है वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, तो इसका पॉजिटिव होना जो है वो एक हेल्दी साइन है। आफ्टर फिज़िकल एग्जामिनेशन सीमेन को बहुत ही केयरफुली अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो स्पर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट को देखने के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। एक तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्म पर एजैकुलेशन जो है वो एटलीस्ट जो है 39 मिलियंस होने चाहिए। ठीक है, ये तकरीबन बनते हैं 3 करोड़ 90 लाख। स्पर्म काउंट में जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो ये है कि एटलीस्ट मोर देन 15 मिलियन पर ml जो है वो स्पर्म्स होने चाहिए। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। अब अगर नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो इससे कम हो चुके हैं तो इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि रीज़न ऑफ ओलिगोस्पर्मिया के कम स्पर्म होने की क्या वजूहत हैं, या ये कि सिरे से स्पर्म है ही नहीं, अब्सोल्युटली नील, जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये आइडिया ज़रूर देती जाऊँ कि अगर नंबर ऑफ़ स्पर्म्स जो हैं वो कम हैं तो उसकी बेसिकली 2 रीज़न। एक तो ये है कि या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस में स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, या सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि स्पर्म तो बनते हैं लेकिन जो उनकी ट्यूब्स हैं, डक्ट्स हैं, स्पर्म डक्ट्स, उसमें किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज है। स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप पे देखा जाता है स्पर्म मोटिलिटी। रिपोर्ट में जो नॉर्मल रेंज इसकी मेंशन की होती है वो ये है 2 तरीके से। एक तो लिखा होता है कि टोटल मोटिलिटी जो है 40% होनी चाहिए, यानी 40% मोटाइल स्पर्म जो हैं वो एक हेल्दी सीमन में पाए जाने चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 32% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी लिखा होता है। इस प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ख़ास तौर पे उस 40 में से भी 32% एटलीस्ट इस तरह के एक्टिव स्पर्म होने चाहिए जो बहुत फास्ट और स्ट्रेट वे से जो हैं वो मूव करें, क्योंकि बाज़ अबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं कि स्पर्म तो मोटाइल होते हैं लेकिन वो उसी एक जगह पे जो है इरेगुलर वे से वो हरकत करते रहते हैं एंड इट्स यूजलेस एज वेल। लेकिन ऐसे स्पर्म जो स्ट्रेट वे से सीधे बिल्कुल जाते हैं और फास्ट स्पीड के होते हैं उनको हेल्दी मोटाइल स्पर्म कहा जाता है। अब स्पर्म मोटिलिटी को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस, उसके अलावा आपकी लाइफ चॉइसेस हैं कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो ये भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी, जो कि रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि नॉर्मल स्पर्म, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप ऑफ स्पर्म, उसकी शक्ल, जो कि 3 पार्ट्स उसमें मोस्टली होती हैं। हेड होता है,
मिड पीस होता है और टेल होती है। आप इस पिक्चर में देखें कि हेड, मिड पीस और टेल जो है वो एक ख़ास सीक्वेंस से जो है उनकी एक लेंथ और साइज़ है। अब अगर ये नॉर्मेलिटी किसी भी मतलब हेड में आ गई है, ये कुछ अबनॉर्मल शेप जो हैं पिक्चर्स आप देख सकते हैं जिनमें कुछ में हेड में अबनॉर्मेलिटी आ रही है, कुछ का मिडल पीस बहुत बैडली अफेक्ट है, कुछ में टेल बहुत इरेगुलर है, दो दो मुंह वाले बने हुए हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं वो अबनॉर्मेलिटी हैं। इसलिए अगर सीमन में मोर देन 4% जो हैं वो नॉर्मल शेप स्पर्म जो हैं वो होने चाहिए इफ़ यू वांट अ प्रेगनेंसी। बाज़ औक़ात इस तरह के अबनॉर्मल स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज भी कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट बाद में अबॉर्शन की शक्ल में निकलता है। मॉर्फोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया है टू असेस द सीमन एनालिसिस वो ये होता है वाइटलिटी, और इसकी नॉर्मल रेंज लिखी गई है मोर देन 58%। ये क्या इंडिकेट करती है? इसका मतलब है कि 58% से ज़्यादा जो स्पर्म हैं वो ज़िंदा होने चाहिए। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट सीमन एनालिसिस कि इससे हमें जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हैं। सीमन एनालिसिस इनफर्टिलिटी के अलावा एक और प्रोसीजर है जो कि शायद हमारे कंट्री में इतना कॉमन ना हो, लेकिन वेस्ट में ये फैमिली प्लानिंग के तौर पे करवाया जाता है। मेल के अंदर भी एक जो स्पर्म डक्ट होती है उसको लाइगेट मतलब बंद करवा दिया जाता है ताकि वो मर्द जो हैं वो फर्दर अगर बच्चे नहीं चाह रहे। औरतों में आपने सुना होगा ट्यूबल लाइगेशन, जी बच्चे बंद करवा दिए हैं या ट्यूब बंद करवा दी है। तो वेस्टर्न साइड पे मेल जो है वो भी ये ट्यूबल लाइगेशन करवाते हैं और उसके बाद भी सीमन एनालिसिस करवाया जाता है जस्ट टू चेक कि भाई जो स्पर्म्स हैं क्या वो अभी तक एजैकुलेशन में आ रहे हैं। लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो 7 मंथ्स होता है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर हमारे भी सोसाइटी में अगर कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना है या ऐसा कुछ करवाने का प्लान है तो वो अपने माइंड में रखें कि 7 मंथ्स टाइम है। ये नहीं कि आपकी वाइफ जो है उस ड्यूरेशन में आपके प्रोसीजर के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप लोग जो है अपनी लाइफ को जो है इसको एक इशू बना लें। तो ये जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, क्योंकि अगर आप मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त किसी नेक्स्ट वीडियो तक, जो कि यकीनन होगी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।